आज हम लोग केमिस्ट्री में जानेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज आपका क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उन पे कुछ कैलकुलेटिव चार्जेस होते हैं। कुछ कैलकुलेटिव चार्जेस होते हैं जो कि उनमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सारे के इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करके हम लोग को फॉर्मल चार्ज मिलता है। फॉर्मल चार्ज का सिंपल आप ये समझ लो कि ऐसे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मल चार्ज का क्या होता है, हाँ फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मल चार्ज का यही होता है फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल में समझते हैं इसको। एग्जांपल से जैसे H2O है, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा ही होता है, H ऐसा ही होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 2 ऊपर में ऐसे और 2 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये आपका H2O का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो H2O का स्ट्रक्चर हुआ, इस में एक काम कीजिए, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मल चार्ज जो है ना हर एटम का अलग अलग निकलेगा, यानी H2O के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का जो एटम है, इस हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज होगा वही इस हाइड्रोजन का भी होगा। हर एटम का अलग अलग निकलेगा फॉर्मल चार्ज। जैसे पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो 1 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दे रहे हैं नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, सारा इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका इसमें कितना होगा, 2 होगा, एक ये और एक ये, तो इंटू 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका इसका चार्ज क्या आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, इस पे 0 आ गया। और सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे मानते हैं कि ये आपका HA एटम है, ये HB है, तो HA एटम का जो है वही आपका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा HB एटम का, किसका, HB एटम का। सिमिलरली दूसरे में अगर ऑक्सीजन का निकालें, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, हाँ 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, लोन पेयर में आपका 1 और ये आपका 2, 2 है, तो 6 माइनस 2 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, 4, 2 से 2 कटेगा, ये हो गया 2। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 2, और फॉर्मल चार्ज ऑफ HA एटम एंड HB एटम क्या हो गया 0। पता, तो ये था आपका फॉर्मल चार्ज। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है ऑक्टेट रूल, उसको समझते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, देखो ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि जैसे कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, वो अगर परफेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, मतलब नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड द सराउंडेड कैसे बोले, if the atoms of the molecules, if the atoms of the molecule is surrounded by
8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से एटम का मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो सारे अगर सराउंडेड हैं तो आपके वो क्या आएगा, ऑक्टेट रूल उसको कहते हैं। जैसे आपका H2O में देखो, वाटर में अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का। इसमें देखो ये जो ऑक्सीजन है यानी ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इज सराउंडेड, ये आपका पूरी तरीके से सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है आपका पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को ये आपका फॉलो कर रहा है। लेकिन वहीं आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये देखो हाइड्रोजन का एटम केवल 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम तो फॉलो कर रहा है, लेकिन H2 यानी हाइड्रोजन फॉर्म्स ओनली डुएट, क्या फॉर्म कर रहा है, डुएट फॉर्म कर रहा है। हाइड्रोजन देख रहे हो केवल डुएट का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड सो एंड नॉट फॉलो दी ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका H2O का स्ट्रक्चर, समझ में बात आ गई। यही होता है आपका ऑक्टेट रूल। इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 F2 Cl2 Br2 I2 मतलब आयोडीन। ठीक है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। एक्सेप्शन क्या है ऑक्टेट रूल का, पहला एक्सेप्शन है लेस देन द ऑक्टेट, यानी कि सिंपल जो हाइड्रोजन के साथ हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उस केवल डुएट का फॉर्मेशन क्या कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डुएट का, वो ऑक्टेट को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके भी आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 5 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 होता है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ऑक्टेट जैसे यहाँ नाइट्रोजन ये आपका ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों ओर नहीं है, किसी एक एटम के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसके साइड में तो है लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, इसके साइड में तो है लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है। तो ऑक्टेट का फॉर्मेशन तो एक कर रहा है, लेकिन शेयरिंग करके प्लस इसमें ना ही ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना ही नीचे इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल उन्हीं एटम्स में लगेगा जिनके चारों तरफ यानी अप डाउन लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब चारों तरफ से वो 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड। ठीक, तो नाइट्रोजन हो गया। दूसरा आपका इसमें एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि आपका NaCl KCl और क्या हो जाएगा LiCl BeH2 और BeCl2 और BeCl2, ये सारे जितने भी हो गए, ये सारे जितने भी हो गए, ये सारे आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे, और भी हो जाएंगे इसमें, जैसे BH3 ले लो, BF3 BH3, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को शो करेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे कि किसका बताया, सोडियम क्लोराइड का बताया। अब सोडियम का देखो, Na में सोडियम क्लोराइड में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
अब सोडियम इसको ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, तो यहाँ पे जब दे रहा है तो उससे ये क्लोरीन तो पूरी तरह से ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन सोडियम जो है आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। H2O भी आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो आपका ऑक्टेट को पूरा कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन नहीं कर रहा है। मतलब इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑक्टेट वही होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स के सारे एटम्स आपका 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो, तभी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। नहीं तो अगर एक केवल सेंट्रल एटम कर रहा है तो उसका तो फिर कोई है नहीं। तो यही होता है। उसी तरह से जैसे BF3 है, BF3 में अब देखो अब BF3 में ये जो बोरोन है, ये जो बोरोन है, बोरोन है 1s2 2s2 नहीं 2s 1s2 2s2 2p1 एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, उल्टा कर दी क्या? 3 होगा ना, 3 2 5 होता है ना, हाँ 3, ठीक है 5 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, रुको 1 मिनट, इसको अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझे, यहाँ से नहीं समझ आएगा। जैसे बोरोन है, बोरोन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 हो गया। अब सिमिलरली ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सॉरी फ्लोरीन हो गया, ये हो गया ऑक्टेट 8। यहाँ पे आपका ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो आपका ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है, देख रहे हो फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लोरीन आपका क्या किया, ऑक्टेट को पूरा किया। इसमें भी आपका ये फ्लोरीन ऑक्टेट को पूरा किया है, इसमें भी ये फ्लोरीन आपका ऑक्टेट को पूरा किया, लेकिन बोरोन आपका नहीं कर रहा है। तो BF3 में भी देख लिया कंडीशन। तो यही होता है आपका। तीसरा इसमें डिसएडवांटेज यानी एक्सेप्शन ये है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स जैसे कि सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम उस पे अब होता क्या, जैसे होता नहीं है कि जैसे जब तुमको कोई चीज नहीं चाहिए होता है तब वो तुम्हारे पास होता ही नहीं है। जैसे होता है ना कि जैसे अगर आज हमको कुछ आइसक्रीम खाने का मन किया या कुछ अच्छा चीज खाने का मन किया तो आज हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन और किसी दिन जब हमको मन नहीं करता है तो पूरा एकदम होता है ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के वो वाला चीज हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी जब इसको सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब नहीं मिलेगा, लेकिन जब नहीं चाहिए, मतलब एक केस में ऐसा होता है कि इसको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, 9 10 11 12 25 60 70 100 जितना चाहे। जैसे कि अब अगर हम PCl5 का एग्जांपल से बताते हैं, किसके PCl5, देखो PCl5 में देखोगे PCl5, अब PCl5 को देखो, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। अब देखो, अब इसके पास कितना क्लोरीन है, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अब इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, रुको ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। जैसे फास्फोरस है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये हो गया फास्फोरस का। तो इस पे देखो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ।
और 5 और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके पास तो पहले से 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7 चाहिए। अब देखो इस फास्फोरस के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। उसी तरह से अगर SF6 का देखें, किसका, SF6 का, SF6 का देखो सल्फर है, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, पांच फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 और ये भी आपका फ्लोरीन। तो सल्फर क्या है, 1 2 3 4 5, एक बच गया क्या कहीं कुछ, अच्छा 6 तो 6। उसके बाद फ्लोरीन का आपका हो जाता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। रुको बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो सल्फर के पास भी कितना है, सल्फर के पास इसको कितना चाहिए था, 2 चाहिए था ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यही होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि जितना चाहिए होता है उससे जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। चौथा केस आता है, यानी चौथा डिसएडवांटेज ये होता है ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल, यानी कि अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को जैसे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो क्या होंगे, ऑड होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑड होंगे। जैसे यहाँ देखो इस क्लोरीन को कैसे समझे, NO से समझो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नो मतलब नहीं नहीं, इस नो का मतलब नहीं, कतई नहीं है। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपसे कोई बोले ना NO का मतलब क्या होता है तो बोल देना नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO का मतलब नो नहीं होता है, NO का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितना, 1 2 3 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो अपना बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन क्या किया, अपना बॉन्ड बना दिया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को 2 की कमी है, तो इधर ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। अब ये जब कोऑर्डिनेट किया, ये जब कोऑर्डिनेट किया तो उस केस में जैसे कैसे समझे, यहाँ पे 2 ही रहेंगे, एक काम करो ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे अब ये देखो, अब देखो 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 यहाँ देखो, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास, इसको हटाओ अभी, कोऑर्डिनेट को हटाओ, इस नाइट ऑक्सीजन के पास कितना है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास कितना है, 5। अब इसी नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उससे तो बॉन्डे बन रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए, ये एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए यहाँ दे दे, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं आए, तो यही ऑड नंबर, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी ऑक्टेट को फुलफिल करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जा रही है,
ऑड हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जा रही है, ऑड हो जा रही है, यही होता है। अब जैसे NO2 को देखें, NO2 को देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को अगर देखोगे तो NO2 है नाइट्रोजन, एक मिनट, हाँ, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसके पास 5 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लिया, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया, इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया। अब यहाँ पे इसने वाले इतने पार्ट को बस समझो, यहाँ पे इसके पास वही NO वाला जो अभी बताया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट को पूरा करने के चक्कर में ये ऑक्सीजन क्या किया, अपना ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट किया, जिसके कारण इस पे अब क्या हो गया, पहले इस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था ऑड नंबर में, और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑड नंबर में। समझ में बात है, तो ये हो गया आपका, थक जाते हैं। एक और जैसे XeF6, F2, XeF2 यानी जेनन फ्लोराइड। जेनन फ्लोराइड में अगर ध्यान से देखोगे तो जेनन आपका याद करो एक नोबल गैस है, तो उसका ऑक्टेट तो पूरा ही रहेगा, उसका ऑक्टेट पूरा ही रहेगा। तो जेनन 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन का एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखो, अब जेनन को तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, 2 सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर कोऑर्डिनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक। या उससे भी अच्छा तरीका से हम बताते हैं, जैसे अब यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, देगा कि नहीं देगा। अब ये जब जेनन अभी इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ जाते हैं यार। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो यहाँ से इस ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, तो यहाँ पे ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं, यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं। सिमिलरली जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं, यानी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, जो पेयर बनता है उसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो यही होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, क्या जानेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनको पूरा मिटा के बता।